नमस्कार दोस्तों। आज हम फिर से हाजिर हैं अपने छठे एपिसोड में। अभी हम देख पा रहे हैं कि कई सारे लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले हमसे जुड़े हुए तमाम दर्शकों का दिल से शुक्रिया कि आप हमारे कार्यक्रम को बड़ी शिद्दत से देखते हैं, सुनते हैं और हमारे मेहमानों को अपनी प्रतिक्रियाएं भी कमेंट बॉक्स में देते हैं। मैं कृष्ण मुरारी प्रसाद नोएडा से और हमारी सहयोगी ऋषिका सेठ जी जो कि पटना से जुड़ी हुई हैं, कार्यक्रम को होस्ट करेंगे। आप अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे, जानेंगे उनके बारे में और आप सभी तमाम देखने और सुनने वालों की प्रतिक्रियाएं भी लाइव हम पहुंचाएंगे अपने मेहमानों को। तो आइए आज हम आपको मिलवाते हैं ऐसे दो खास शख्सियत से। तो दर्शकों, हमारे साथ है स्वीटी लोहानी जी जो कि यूएसए फ्लोरिडा टेम्पा से जुड़ी हुई हैं। स्वीटी जी गया से हैं और आज हम आपको विज्ञान और कला के अनुसंधान से जुड़ी एक ऐसी शख्सियत से आपका परिचय करवाने जा रहे हैं जिन्होंने यह सिद्ध किया, जीवन में सफल वही इंसान होता है जो मन, बुद्धि और अपनी भावना के अनुरूप अपना क्षेत्र चुनता है। उस पर नाम, शोहरत, दौलत और समाज के मानदंडों का दबाव नहीं रहता। वह केवल मन की सुनता और करता है। कलाकार कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं, वह सुंदर कृति आंकता ही नहीं, सुंदरता बांटता है। आइए सबसे पहले अलग पथ चुनने वाली हमारी समाज की आदर्श प्रतिभा स्वीटी लोहानी जी से आपका परिचय करवाते हैं और उनके हौसलों से अपने युवाओं में भी सजग, सफल, समृद्ध होने का सामर्थ्य भरते हैं। स्वीटी लोहानी जी वर्तमान में टैम्पा फ्लोरिडा यूएसए में एक आर्टिस्ट के रूप में अपनी पहचान बनाई हुई है। इन्होंने एक अपना इंस्टीट्यूशन इरा वर्ल्ड आर्ट के नाम से एक इंस्टीट्यूशन बनाया हुआ है और इसमें 5 वर्षों से ये कार्यरत भी हैं। इन्होंने न सिर्फ आर्ट में अपनी पहचान बनाई है बल्कि ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं और इन्होंने एमसीए की डिग्री भी ली हुई है और इन्होंने 9 साल सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में काम भी किया है। स्वीटी जी स्वर्गीय केदार प्रसाद और स्वर्गीय सांबली देवी जी की सबसे छोटी सुपुत्री हैं। इनके हस्बैंड दीपक जी हैं, दीपक कुटियार है जो गया से हैं और दीपक जी वर्जन डेटा सर्विसेज में फ्लोरिडा टेम्पा में ही कार्यरत हैं। दीपक जी के पिताजी का नाम भी सुरेश प्रसाद है। दीपक जी की फैमिली गया से है। इनके साथ साथ स्वीटी जी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी 9 सालों तक काम किया है। फाइन आर्ट में डिप्लोमा, सॉफ्टवेयर में मास्टर डिग्री। ये दर्शाता है कि बहुमुखी प्रतिभा की धनी स्वीटी जी को हमारे समाज जरूर जाने और इसके लिए आप सभी जुड़े रहे और बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम ग्लोबल मौर्य संवाद जाने अपनों के इस कार्यक्रम में आप बने रहें। स्वीटी जी अपने इनकी 2 पुत्रियां हैं, इनको देखभाल करते हुए आगे बढ़ रही हैं और स्वीटी जी ने कभी भी अपने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सतत आगे बढ़ती रही। इन्होंने यूएस में अपनी आर्ट और पेंटिंग के शौक को अपना करियर बनाया और अपनी उपलब्धियों का परचम विश्व के सबसे बड़े विकसित देश यूएसए में अपना परचम भी लहराया है। तो आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी स्वीटी जी की कहानी हमारे इसी प्लेटफॉर्म ग्लोबल मौर्य संवाद जाने अपनों के इस कार्यक्रम में। ऋषिका जी, आप कुछ कहना चाहेंगे तो ओवर टू ऋषिका जी। दर्शकों से एक बार अनुरोध है कि तालियां तो नहीं बजा सकते, वो वर्चुअल मोड में, इसीलिए कहना चाहूंगी कि तालियों की जो इमोजी होती है वो जरूर भेजें कमेंट सेक्शन में। और एक बार फिर से स्वागत है स्वीटी जी आपका। आज का जो ये सेशन होने वाला है दर्शकों, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम जानेंगे कि इन्होंने इस लंबे सफर को कैसे तय किया। लेकिन सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल मौर्य संवाद हर बार कुछ ऐसे शख्स को सामने लेकर आता है जो दूसरों के लिए प्रेरणादायक होते हैं। इसलिए मैं अनुरोध करूंगी आप सबसे कि आज का जो ये सेशन है उसे एंड तक जरूर देखें। कृष्णा जी प्लीज, पहला जो सवाल है वो मैं चाहूंगी कि आप शुरू करें। बिल्कुल। तो स्वीटी जी,
सबसे पहले आप खुद से आप अपने बारे में बताएं, फिर मैं सवालों का सिलसिला शुरू करता हूं। नमस्कार। मैं स्वीटी लोहानी, करेंटली मैं यहाँ पे टैम्पा फ्लोरिडा यूएसए में रह रही हूँ। जैसा कि आपने मेरा इंट्रो तो दे चुकी हूँ, कभी भी मैं अपने देना चाहती हूँ। मैं 6 सिस्टर हूँ। मैं अपने इस बहनों में सबसे छोटी थी। मेरे पापा स्वर्गीय श्री केदार प्रसाद एंड माता स्वर्गीय श्रीमती श्यामला देवी है। मेरे दादाजी का नाम मोहन राम है। मेरे हस्बैंड दीपक कुमार हैं। वो भी 4 भाई हैं, वो 3rd नंबर में आते हैं। उनके पापा का नाम श्री सुरेश प्रसाद एंड माता का नाम श्रीमती श्यामला आनंदी देवी है। वो हम लोग यहाँ पे, मैं अपने हस्बैंड और मेरी 2 बेटियों के साथ रहती हूँ। मेरी पहली बेटी, जो बड़ी बेटी है, वो 12 साल की है और जो छोटी बेटी है वो 3.5 साल की है। अभी मैं यहाँ पे एज एन आर्टिस्ट वर्क कर रही हूँ। मैंने अपनी कंपनी ईरा वर्ल्ड आर्ट रजिस्टर्ड किया हुआ है, जहाँ पे मैं ऑथोराइज्ड पर्सन के रूप में काम करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है स्वीटी जी आपको, आपका इस कार्यक्रम में, ग्लोबल मौर्य संवाद जाने अपनों के इस कार्यक्रम में। और दर्शकों, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अभी फ्लोरिडा टैंपा में 2:30 के रात हो रही, सुबह का टाइम है, और इन्होंने अपना बहुमूल्य समय, जिस समय अमेरिका में सारी दुनिया सो रही है, स्वीटी जी ने डिसाइड किया कि हम ग्लोबल मौर्य संवाद जाने अपनों के इस कार्यक्रम को जरूर हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और उन्होंने आने का निमंत्रण स्वीकार किया। तो मैं उनको दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि स्वीटी जी ने इस टफ टाइम पे, मतलब रात के 2:30 बजे भी हमारे साथ ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इतने दूर रहकर भी अपने समाज के लोगों से जुड़ी हूँ, तो मैं इस चीज को मिस नहीं करना चाहती। आपको शायद ये अनुमान नहीं होगा कि हम दुनिया के इतने दूर रहते हैं, लेकिन हम अपने समाज, अपनी जगह, अपने लोगों को कभी नहीं भूल पाते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वीटी जी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी है, मैं देख पा रहा हूँ, दिनेश चंद कपसीमे जी हैं, डीपी सेठ लिख रहे हैं, ग्रेट गोइंग, विक्की प्रसाद, मनोज कुमार गुप्ता, दीपक कुमार, बच्चू राम जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। रंजीत कुमार बैसक्यार जी भी जुड़ चुके हैं। तो हम अपने तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो स्वीटी जी, मैं सवालों का सिलसिला शुरू करता हूं। आपकी जो लाइफ जर्नी है उसके बारे में कुछ सवाल होंगे, कुछ दर्शकों के सवाल होंगे जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तो स्वीटी जी, हमारा पहला सवाल है, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आपका 9 वर्षों का लंबा अनुभव भी है इस क्षेत्र में, फिर भी आपने अपनी कला पेंटिंग्स को आगे करियर के रूप में अपनाने के फैसले के पीछे की कहानी हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। आप चाहते तो अपना करियर सॉफ्टवेयर में भी लेके जा सकते थे, क्योंकि ये फील्ड बहुत ही अट्रैक्टिव है। आपने आर्ट को ही क्यों चुना? अगर ये मेरी जर्नी आप पूछ रहे हो, तो ये तो बहुत लंबी जर्नी है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ उसको बहुत ही कम समय में एक्सप्लेन करने की। आर्ट का, जहाँ तक ड्राइंग और पेंटिंग की बात थी, मैं बचपन से ही बहुत फैसिनेट थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था आर्ट करना, लेकिन हमारे गया में इतनी फैसिलिटी थी नहीं कि हम क्लासेस ले या उसको नेक्स्ट लेवल पे कुछ कुछ कर पाए। हमारे यहाँ पढ़ाई को जैसा फोकस ज्यादा किया जाता है, मैंने भी अपनी पढ़ाई को काफी फोकस किया। मैंने काफी अच्छे से बीकॉम के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशन भी किया। फिर मैं दिल्ली जाकर मैंने एमसीए किया, वहां पे मास्टर्स के बाद मेरी जॉब लगी। जब मैं जॉब कर रही थी, मेरे 8 साल हो गए थे जॉब को, मेरी शादी हो गई थी, मेरी 5 साल की बेटी थी। तभी भी मुझे ऐसा हमेशा फील होता था कि मेरी जो हॉबी थी वो मैंने कहीं पीछे छोड़ दिया। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ना कुछ क्लासेस करती हूँ। फिर वहाँ दिल्ली में मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन फाइन आर्ट में अपने आप को इनरोल कराया और मैंने डिप्लोमा लिया वहाँ पे फाइन आर्ट में। फिर सिचुएशन ऐसी बनी कि हम यूएसए आ गए। यहाँ पे यूएसए में किसी भी कंट्री में आपको काम करने के लिए वर्क परमिट चाहिए होता है। जब हम यहाँ यूएसए में आए, तब मेरे पास वर्क परमिट नहीं था। तो इंडिया के इतने हेक्टिक स्केड्यूल से जब मैं यूएस से आई, तो मैं बिल्कुल खाली थी, मेरे पास बहुत समय होता था।
मैंने सोचा क्यों ना मैं जो अभी करके आई हूँ, मेरी जो हॉबी है, मेरी जो कला है, मैं उसको बनाना स्टार्ट करूँ। मैंने जनरल पेंटिंग से स्टार्ट करी घर के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। यहाँ पे लोगों ने जब देखा, मेरे फ्रेंड्स ने देखा, उन्होंने मुझे काफी प्रेरणा दिया कि आप मुझे भी सिखाओ, मेरे बच्चों को भी सिखाओ। मैंने सोचा चलो स्टार्ट करते हैं, कहीं से तो शुरुआत करनी है। मैंने एज अ वॉलेंट्री स्टार्ट करी थी। फिर धीरे धीरे ना मेरी इंक्वायरीज काफी बढ़ती गई, फिर मेरा वर्क परमिट भी आ गया। मैंने उस टाइम पे आईटी इसलिए नहीं चुना क्योंकि मैं शायद ये अपने मन में ये डिसाइड कर चुकी थी कि मैं आर्ट को लेके अभी बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ। फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना इसको एक प्रोफेशनल लाइन की तरह, प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म दिया जाए जहाँ पे मैं आर्ट करूँ। फिर मैंने ईरा वर्ल्ड आर्ट रजिस्टर्ड किया और आज वो इस लेवल पे है। बहुत ही प्यारा जर्नी रहा आपका स्वीटी जी। इसी के संदर्भ में हमारा दूसरा सवाल है कि आप अपनी पेंटिंग्स और उनकी उपलब्धियों के बारे में जरूर हमारे दर्शक जानना चाहेंगे, उनके बारे में बताएं। ईरा वर्ल्ड आर्ट के बारे में बताएं, जो आपका यूएसए में रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है। इसमें किस तरह का कार्य आप करते हैं और किस तरीके से आप अपने जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स, उनको ट्रेनिंग देते हैं? अम, उपलब्धियों की अगर मैं बात करूँ तो मैंने यहाँ पे जब मैं आई तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने घर से निकल के अपनी कला को दुनिया को दिखाना है। मेरी इसी चाह ने, मेरे को ये एक्सपेक्टेशन जरा नहीं था कि मैं कहीं पार्टिसिपेट करूं और मैं विन होके आऊं। मुझे बस अच्छा ये लगता था कि बड़े आर्टिस्ट के बीच में अगर मेरी पेंटिंग, छोटी सी भी पेंटिंग लग जाएगी तो मेरे को अच्छा फील होगा। तो मैंने स्टार्ट किया एक बहुत जब मैं आई तब यहाँ पे हमें पता चला कि यहाँ पे काफी एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज होती है। फिर मैंने 2017 में मैंने फर्स्ट एग्जीबिशन पार्टिसिपेट किया था। जैसा कि मुझे उस एग्जीबिशन में कोई भी प्राइज विन नहीं हुआ, लेकिन मेरा मोटिवेशन मुझे काफी मिले, मुझे कॉन्फिडेंस काफी बिल्ड हुआ। फिर मैंने नेक्स्ट ईयर के लिए अच्छे से प्रिपेयर किया, क्योंकि हर जगह पे एक अपना ट्रेंड होता है। मैंने थोड़ी सी अपनी कला को यहाँ के स्टाइल पे बना के मैंने 2018 में मैंने एग्जिबिट करना स्टार्ट किया। और 2018 से टिल नाउ 22 तक मैंने काफी अवार्ड्स रिकॉग्नाइज किए हैं। मैंने फ्लोरिडा स्टेट लेवल पे, रीजनल एग्जीबिशन में, इंटरनेशनल एग्जीबिशन में मैंने पार्टिसिपेट किया। वहां पे मुझे 3 थर्ड प्राइज अभी तक मिल चुके हैं, 3 सेकंड प्राइज अभी तक मिल चुके हैं। मुझे एक बार मेरिट अवार्ड मिला है जो फ्लोरिडा स्टेट के ज्यूरी ने दिया था। मुझे एक बार क्रिएटिव आर्टिस्ट का अवार्ड भी मिला है, और 2 बार मैंने इंटरनेशनल एग्जीबिशन में रिकॉग्नाइजेशन मिला है। तो मैं अपने आप को बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि मेरा ये डिसीजन बिल्कुल सही रहा। शुरुआत में मुझे थोड़ी मुश्किलें आई, बट अभी मैं बहुत ही अपने आप को प्राउड फील करती हूँ। जहां तक मेरी ईरा वर्ल्ड आर्ट कंपनी की बात है, वो एक एजुकेशनल आर्ट कंपनी की तरह रजिस्टर्ड है। वहाँ पे हम एडल्ट्स को, बच्चों को आर्ट एजुकेशन ऑफर करते हैं, जिसमें हम ड्राइंग एंड पेंटिंग क्लासेस कराते हैं। मैं बच्चों को काफी मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ, इसलिए हम साल में एक बार एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज कराते हैं, जहाँ पे बच्चे अपने वर्क को एग्जिबिट करते हैं। मेरा एक ई कॉमर्स वेबसाइट भी है जहाँ पे हम अपने आर्ट वर्क सेल करते हैं। हमारा कस्टमाइज ऑर्डर भी आता है। तो इस तरीके से हम अपनी कंपनी में सारे आर्ट वर्क रिलेटेड काम करते हैं। बहुत कमाल की जर्नी है और बहुत अच्छा लगा सुनकर। दर्शक हमारे जो यंगस्टर्स है खास करके, वो काफी मोटिवेट हो रहे होंगे। और जिस संघर्ष की कहानी आपने यहाँ पे बयां की है, काबिले तारीफ है। रिस्का जी, आपके जहन में अगर कोई सवाल आ रहा हो तो आप शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं। स्वीटी जी, आप एक आर्टिस्ट हैं और आपने हेलो, आवाज आ या रही है ना? हाँ जी, आ रही स्वीटी है। जी, आप हाँ, बिल्कुल। आप एक आर्टिस्ट हैं और आपने बहुत सारे, तमाम सारे अवार्ड्स भी जीते हैं आर्ट के इस फील्ड में। तो मैं चाहूंगी कि अगर आपके पास अभी आपकी बनाई हुई कोई पेंटिंग्स है अभी आपके पास, तो हमारे दर्शकों को जरूर दिखाएं। जरूर। मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं अपनी कला को सबके सामने शेयर करूं। जो मेरी पीछे पेंटिंग है वो मेरी ही बनाई हुई है।
एक पेंटिंग है जो मुझे इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन में मिला था, और मैं बहुत ही इस चीज में प्राउड फील करती हूँ कि ये हमारे भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। वाह। राधा और कृष्णा की पेंटिंग है, ये एक्रेलिक पेंटिंग है, जिसमें मैंने राधा और कृष्णा की फ्रेंडशिप, उनके बोल सकते हो रिलेशन को दर्शाया है। एक और मेरे पास पेंटिंग है, ये है मेरी लैंडस्केप। ये मेरी सेकंड प्राइज विनिंग अवार्ड है जो स्टेट लेवल पे मैंने विन किया था। मैं ज्यादा तो नहीं निकाल पाई, कुछ तो मेरे स्टॉक में पड़े हैं, बट जो मेरे पास थे मैंने वो निकाले हैं। ये मैंने अभी रिसेंट बनाया है, हनुमान जी। चूंकि रामनवमी आ रही है तो मुझे लगा कि थोड़ा फेस्टिव सीजन भी फील किया जाए, तो मैंने बनाए हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर सुंदर आपने पेंटिंग्स बनाई है स्वीटी जी। धन्यवाद। और मेरा एक छोटा सा सवाल है, लाइक यहाँ के माहौल में और यूएस के माहौल में आप क्या अंतर देखती हैं? क्या कुछ खास है वहां पर? खास की अगर बात की जाए तो हमारे देश से ज्यादा खास बात कहीं नहीं होती। अगर आप देखो तो हमारे देश में जो कला और संस्कृति है वो आप कहीं भी नहीं पा सकते। वेस्टर्न जगह पे इनकी अपनी कला संस्कृति होती है, हम किसी को अच्छा और खराब नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ, हम जहाँ बचपन से पढ़े हैं, रहे हैं, वो हमें ज्यादा फैसिनेट करता है। तो मेन चीज ये होती है कि हम इस जगह इतने दूर वेस्टर्न कंट्री में जब रह रहे हैं तो अपनी कला और संस्कृति को लेकर चले। और हाँ, कुछ चीजें तो हमें अपनानी पड़ती है क्योंकि आप अलग जगह पे होते हो, तो हमें उस जगह के हिसाब से भी ढलना पड़ता है। तो मेरे को तो अभी भी इंडिया ही अच्छा लगता है, वहाँ के सारे फेस्टिवल्स याद आते हैं, चाहे हम यहाँ कितना भी सेलिब्रेट कर लो। तो वो तो होता है कि अपना देश तो अपना देश है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हमारे हमारे यहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूएस में अभी रह रहे हैं, क्या आप लोग अपने समाज के लोगों से मिल पाते हैं, या यूं कहीं कोई गेट टुगेदर या कोई स्वजाति ग्रुप सोशल मीडिया पर बनाया ताकि आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो सके? हाँ, ऐसा ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, फेसबुक पे भी होता है। मैं पर्सनली किसी व्हाट्सएप ग्रुप में स्वजातीय ग्रुप वाले में नहीं हूँ। मेरे हस्बैंड है, क्योंकि वो रिक्वेस्ट होता है फैमिली मेंबर एक ही ऐड हो, क्योंकि लोग ज्यादा होते हैं। तो मेरे हस्बैंड है, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता है हमारा गेट टुगेदर, क्योंकि ये पूरे ऑल ओवर यूएसए में लोग जुड़े हुए हैं, तो मिलना पॉसिबल नहीं होता। लेकिन हाँ, हमारा यहाँ पे बिहार का बहुत बड़ा ग्रुप है। हम लोग काफी इंजॉय करते हैं, सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। बोल सकते हो आपकी होली हो, दिवाली हो, लिट्टी चोखा पार्टी हो, हम सब करते हैं। कभी भी किसी भी फेस्टिवल्स को मिस नहीं करते। तीज की पूजा साथ में सब मिलके करते हैं। तो इस तरीके से एक ग्रुप बिहार का बना हुआ है, तो हम लोग उसमें काफी इन्वॉल्व हैं। और कोशिश तो होती है कि अगर हमारे समाज के लोग यहाँ पे मिले, बट अभी तक हमारा ऐसा हुआ है कि गया के तो लोग मिले हैं, बट हमारे समाज के नहीं मिल पाए हैं। वाह, बहुत अच्छी बात है कि इतने दूर रहकर भी आप कनेक्टेड फील करती हैं। यस। कृष्णा जी, अगर कोई सवाल है बहुत तो। बहुत ही कमाल का आपका जर्नी रहा है, और जिस तरीके से आप इतनी दूर रहते हुए भी भारतीय संस्कृति को अपना करके उनको आगे साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत ही कमाल की जर्नी है। और मैं चाहूंगा कि कुछ दर्शकों के कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, मैं पढ़ के सुनाऊं ताकि दर्शकों का भी सवाल हम अपने गेस्ट से जरूर लेंगे। सरिता चंद्रा जी लिख रही हैं, सीढ़ियां चढ़ने के लिए चाहिए दम, कलाकार में हुनर नहीं होता है कम। बहुत बहुत धन्यवाद सरिता जी आपका ये सुंदर पंक्ति के लिए। प्रदीप कुमार लिख रहे हैं, आज के दोनों प्रतियोगी के गया के निवासी होने के कारण खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। प्रदीप कुमार, LIC, पिता स्वर्गीय दुलार चंद कपसे में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। संजय तरवे जी लिख रहे हैं, वाह बहुत ही शानदार। एक अनु गहरा जी हैं जो उड़ीसा माहुरी ग्रुप चलाती हैं, उन्होंने ग्रेट लिखा है। दिनेश चंद कपसीमे जी कनाडा से जुड़े हुए हैं,
मेरे ख्याल से कनाडा भी अभी रात हो रहा होगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ दिनेश जी का। अर्चना बदानी जी ग्रेट गोइंग लिख रही हैं, जो आपकी बहन भी हैं। सुशील कुमार लोहानी जी गुड लिख रहे हैं। बच्चू राम जी जुड़े हुए हैं। गौतम भदानी जो आपके जिया जी हैं वो वेलकम लिख रहे हैं। मोहरी संवाद में आपका स्वागत कर रहे हैं। और एक सवाल विक्की प्रसाद जी का आया है, आप अपनी यात्रा गया से दिल्ली, दिल्ली से यूएस तक की यात्रा आसान तो नहीं रहा होगा। हम आपके संघर्ष की कहानी जरूर जानना चाहेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करके आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो आप दर्शकों का सवाल का भी जवाब जरूर दें स्वीटी जी। चैलेंजेस तो बहुत आए। अगर देखा जाए तो मैं गया में रही थी, हमारा बचपन गया गुजरा, गया में पढ़ाई करी। हमारे समय में इतनी मतलब उस टाइम आप बोल सकते हो कि हमारे टाइम पे इतना ज्यादा गया डेवलप नहीं था। अभी तो हम जाते हैं तो काफी चीजें देखते हैं, बच्चों का एजुकेशन देखो या मार्केट देखो या कुछ भी। तो वहां से मुझे काफी स्ट्रगल करके पढ़ाई करनी पड़ी थी। मेरे पापा ने मुझे फिर दिल्ली भेजा। दिल्ली में भी मुझे काफी स्ट्रगल हुआ, क्योंकि मैं छोटे जगह से आई थी, तो मेरे लिए काफी चैलेंजेस हुआ था। फिर जब मैंने वहां पे जॉब ज्वाइन करी, जॉब के बाद मैं अच्छे से सेटल हो चुकी थी। मैंने डिप्लोमा ले लिया, एमसीए करा, फाइन आर्ट में डिप्लोमा लिया। सडनली परिस्थितियां ऐसी आई कि मुझे यूएसए आना पड़ा। जब मैं यूएसए आई तब मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी और दुनिया में आ गई हूँ। चीजों को जानना, उसको जीना बहुत ही डिफरेंट होता है। हमें सब कुछ पता था कि वहां पे अलग कल्चर होगा, सब कुछ होगा। दूसरी बात क्या थी कि मैं वहां पे जॉब कर रही थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगता था, और मेरे पास वर्क परमिट यहाँ तुरंत नहीं मिला था। तो वो फेज मेरे लिए इतना ज्यादा स्ट्रगल का गया, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए जब आप बहुत ही बिजी हो और एकदम खाली समय दे दिया जाता है, तो आप उस टाइम पे समझ नहीं आता है कि क्या करो। बट मुझे बहुत ही खुशी है मेरे फैमिली के, मेरे हस्बैंड की, मेरी सारी बहनों की, मेरे सभी ने उस टाइम पे मुझे काफी सपोर्ट किया। फिर मेरे हस्बैंड ने काफी मोटिवेट किया कि जब तक नहीं आता है, आपके पास जो कला है, जो चीजें हैं, आप उस पे फोकस करो। पढ़ाई में मन लगता है, पढ़ाई करो। फिर मेरे को लगा कि नहीं, मैं तो पढ़ाई बहुत कर चुकी, अभी मैं कुछ अलग करती हूँ। तब मैंने आर्ट की जर्नी मेरी शुरू हुई, और वो जर्नी मेरी अभी तक चल रही है। मैंने आर्ट में भी यहाँ आकर भी मैंने काफी एडवांस कोर्सेज भी किए हैं, काफी वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए हैं। मैंने फ्री वर्कशॉप्स भी लिए, ये सोचकर कि चलो मैं किसी चीज के लिए कुछ तो कर सकती हूँ। तो जर्नी तो बहुत डिफिकल्ट रही, लेकिन अब जब मैं इस मुकाम पे हूँ तो मैं पीछे मुड़कर नहीं देखती। मुझे लगता है कि आपको सोना बनने के लिए कहीं ना कहीं तपना तो पड़ता ही है। निश्चित रूप से। तो हमारे ख्याल से विक्की जी का जो सवाल था उसका आपने बहुत ही सही तरीके से उनका आंसर किया। और धन्यवाद विक्की जी आपका सवाल यहाँ पे कमेंट बॉक्स में डालने के लिए। दिलीप तरवे जी जुड़े हुए हैं, मेरा सामान आगे बढ़ाता रहे भाई, बधाई हो। सुशील कुमार लोहानी कीप इट अप। अंजलि गुप्ता जी, सरिता चंद्रा जी का जो कमेंट आया था उसके लिए उन्होंने इमोजी भेजा है। तो बहुत ही दर्शकों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में जुड़े, शेयर करें, पेज को फॉलो करें, लाइक करें, और बहुत ही लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। और हमारे जो यंगस्टर है वो जरूर इस प्रोग्राम को देखें। हमारे जो युवा हैं हमारे समाज के, ये प्रोग्राम ही उन्हीं के लिए बनाया गया है कि आप देखिए कि जो आज किसी मुकाम पे हैं तो उनके पीछे की संघर्ष की कहानी क्या है। आपको आप आपको मोटिवेशन मिलेगा। और हम इस पेज पर वैसे ही शख्सियतों को लेके आते हैं जो किसी न किसी मुकाम आज हासिल किए हुए हैं। दीपक कुमार जी, आपके हस्बैंड है शायद, ये होंगे, उन्होंने लिखा, आई एम द विटनेस ऑफ द हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन ऑफ स्वीटी इन ऑल और सिचुएशंस, शी डिड नॉट लूज होप and keep working towards her goal. She is absolutely a role model. बिल्कुल दीपक जी, आपकी पत्नी आपकी रोल मॉडल नहीं, पूरे समाज की रोल मॉडल है, हमारी कम्युनिटी की रोल मॉडल है। और हम लोग गर्व महसूस करते हैं अपने समाज में ऐसे शख्सियत जो अभी भी हैं, जिनको लोग कम जानते हैं, और हम उनको अपने इस पटल पर लेकर आते हैं ताकि लोग जाने
उनसे प्रेरणा ले और आगे बढ़े, समाज को एक नई ऊंचाई तक लेके जाए। दीपक कुमार जी भी लिख रहे जय मां मथुरासनी। तो मेरा अगला सवाल स्वीटी जी आपसे ये है कि आपके बच्चे अभी छोटे हैं, आप आर्ट में एग्जीबिशन लगाते हैं, आप घर का भी काम करते हैं, अपनी अपने फैमिली को देखते हैं, तो आप वर्क लाइफ बैलेंस को कैसे मैनेज करते हो? इतना सब कुछ करने के पीछे आपको हिम्मत कहाँ से आती है? इसके बारे में जरूर दर्शक जानना चाहेंगे और आप जरूर हमारे दर्शकों को बताएं। हाँ, ये तो बहुत मुश्किल समय होता है जब आपके बच्चे छोटे होते हैं और आपको दोनों काम, वर्क लाइफ भी बैलेंस करना है, घर भी बैलेंस करना है, बच्चों को भी बैलेंस करना है। मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी वाली 12 साल की है, छोटी वाली 3.5 साल की है। बड़ी वाली बेटी तो 7th ग्रेड में है, तो वो स्कूल चली जाती है। छोटी वाली ने अभी स्टार्ट किया है। लेकिन मेरे लिए ये बहुत ही मुश्किल जर्नी रही, क्योंकि अ, जब बच्चे छोटे होते हैं तो आपके पास तो बिल्कुल टाइम नहीं होता है। बट मैं ये मेक श्योर करती हूँ कि मैं सुबह 5 o'clock उठकर कम से कम मैं 1 से 1.5 घंटे अपने आर्ट को टाइम दूं। मैं उस वो मेरा क्वालिटी टाइम होता है, मॉर्निंग का जो प्रैक्टिस बोल सकते हो आप, या मॉर्निंग का जो टाइम होता है, ये मेरे लिए एक मेडिटेशन की तरह है। मैं उसमें 1 से 1.5 घंटे जरूर देती हूँ। जब मेरे बच्चे सो जाते हैं, छोटी वाली सो जाती है, तब मैं अपना काम करती हूँ। और अब तो वो स्कूल स्टार्ट करी है, तो बच्चों को सारा घर का काम निपटा के मैं जितना ज्यादा से ज्यादा कोशिश करती हूँ अपने आर्ट वर्क को टाइम दूं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को टाइम दूं। मैं नए नए आइडियाज लेकर आती हूँ ताकि मेरे इंस्टीट्यूट में मेरे खुद के काम आए। बट हाँ, मेरी बड़ी वाली बेटी मेरे लिए बहुत ही लाइक वो मुझे बहुत हेल्प करती है। मेरी छोटी वाली बेटी को कभी कभी वो तो हैंडल करती है कि अभी मम्मा कुछ काम कर रही है, चलो हम लोग प्ले करते हैं। मेरी बड़ी वाली बेटी मुझे काफी सराहना करती है, मुझे काफी आइडियाज देती है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपको आगे कुछ करना है तो नेक्स्ट जनरेशन को लेके करना होगा। आजकल के यूथ को क्या पसंद है वो मुझे आइडिया देती है, क्योंकि हमें अब कहीं ना कहीं अब बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो आप थोड़े पीछे हो जाते हो, तो हमें उनको साथ लेके चलना होता है। तो मेरी बड़ी बेटी मुझे बहुत हेल्प करती है। बहुत अच्छी बात है स्वीटी जी कि आपके हस्बैंड के साथ साथ आपकी बेटियां भी इतनी हेल्प करती हैं। और एक सवाल है मेरा कि आप अपने बिजी शेड्यूल में अगर कोई इंटरेस्टेड हो इस कला को, अपने समाज के बच्चे अगर इंटरेस्टेड हो पेंटिंग्स में या फिर आर्ट में, तो आप अपने बिजी शेड्यूल से किस तरह से उनको हेल्प करेंगी? देखो, टाइम निकाल कर। या कला में अगर किसी भी बच्चे को इंटरेस्ट हो, मैं तो केवल बच्चों को नहीं बोलूंगी, मैं बड़ों को भी बोलूंगी। अगर किसी भी क्षेत्र की कला में इंटरेस्ट है तो उसको हमेशा अपने प्रैक्टिस में लेकर आना बहुत जरूरी है। हमें एक रूटीन में रखना है कि हमें एवरी डे 30 मिनट या 15 मिनट या 1 घंटे जैसा टाइम हो उसके हिसाब से हमें इसमें प्रैक्टिस करना है। रही बात हेल्प करने की, तो मेरे वेबसाइट पे www.iravalart.com पे मेरा फोन नंबर है, मेरा ईमेल एड्रेस है। किसी को कुछ आगे पूछना हो वो मुझे बेझिझक मेल कर सकते हैं, मुझे मैसेजेस कर सकते हैं। यहाँ और वहाँ के टाइम में काफी डिफरेंस होता है, तो मैं रेगुलर क्लासेस नहीं ले पाती, लेकिन हाँ, मेरे काफी फ्री यूट्यूब ट्यूटोरियल यूट्यूब में ईरा वर्ल्ड आर्ट के फ्री ट्यूटोरियल अवेलेबल है। मैं वर्कशॉप्स भी ऑर्गेनाइज करती हूँ जो फ्री होते हैं। जैसे किसी मौके पे अगर हमारे समाज के बच्चे इंटरेस्टेड होंगे तो मैं वंस अ वाइल टाइम मैनेज करके उनके लिए भी वर्कशॉप अरेंज कर सकती हूँ। इसके लिए मैं काफी गौरवान्वित भी होंगी कि मैं अपने समाज के लोगों के लिए कुछ कर पाई। बिल्कुल, बहुत निश्चित अच्छी रूप बात से। है कि आप हाँ, समाज के भी बच्चों को हेल्प करना चाहती हैं। बहुत अच्छा लगा जानकर स्वीटी जी। तो स्वीटी जी मैं देख पा रहा हूँ कि दर्शकों के बहुत सारे सवाल और कमेंट आ रहे हैं इस प्रोग्राम के बारे में भी, और आपसे भी कुछ सवाल करना चाहते हैं। तो मैं हमारी टीम से ही किसी मेंबर ने एक सवाल आपके लिए किया है कि बात पैशन
पसंद को छोड़कर बात पैसे की आए तो दोनों प्रोफेशन में बेहतर अर्जन का जरिया कौन हो सकता है? बात अगर प्रसिद्धि की आए तो दोनों प्रोफेशन में समान काबिलियत रखने वाले लोगों को क्या चुनना बेहतर होगा? देखो, जब आप कला के क्षेत्र में आए हो तो आपको एक चीज तो छोड़नी पड़ेगी, पैसे। आपको जब आप कलाकार बनते हो तो पैसे आपके लिए, देखो, जिंदगी जीने के लिए पैसे बहुत जरूरी होते हैं, इस चीज को हम झुठला नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पैसे के लिए कला को छोड़ दो। कला एक ऐसा साथी होता है जो हमें हमेशा हमारे साथ होता है। अगर हमें पैसे कला में कम मिल रहे हैं तो हम उस चीज को नहीं छोड़ सकते। हम कुछ सब्स्टिट्यूट और भी अर्निंग सोर्स बना सकते हैं कि हम क्योंकि जब एक कलाकार काम करता है तो वो 24/7 नहीं करता, उसके पास कुछ डेडिकेटेड टाइम होता है, क्वालिटी टाइम होता है कि वो 2 घंटे या 4 घंटे उस क्षेत्र में देता है, बाकी का टाइम आपका फ्री होता है। अगर आप मैनेज कर सकते हो तो आप कुछ सोर्स अर्निंग अलग भी रेडी कर सकते हो। और कई बार क्या होता है कि आपकी किस्मत भी होती है, जैसे मैंने अभी इंस्टीट्यूट किया है, मेरे को आर्ट सेल भी करती हूँ मैं, पढ़ाई भी करती हूँ, मैं क्लासेस भी लेती हूँ। तो क्लासेस में भी मेरे इतने सोर्स एंड इनकम हो जाते हैं कि मैं एक घर आराम से चला सकती हूँ। तो ये तो बात हुई होती है कि आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल कितनी दूर तक जाती है। बहुत सही जवाब दिया आपने। एक कलाकार का एक कलाकार का कला के रूप में किस तरीके से जवाब आ सकता है वो आपने बिल्कुल भली भांति हमारे दर्शकों को दिया। और बहुत बहुत शुक्रिया सवाल करने के लिए। मोनिका वेशक्यार जी लिख रही हैं, प्राउड ऑफ यू, आपकी बहन है। प्रदीप कुमार लिख रहे हैं, समाज के युवाओं को मार्गदर्शन करें जिससे समाज के विकास में आपका योगदान हो। डीपी सेट, आई एम ऑल्सो प्राउड ऑफ यू एज ए फ्रेंड टू बीइंग अ विटनेस ऑफ योर माइंड ब्लोइंग जर्नी। संजय तरवे जी लिख रहे हैं, स्वीटी लोहानी जी को ग्लोबल मॉरिस संवाद कार्यक्रम में शामिल होकर अपने बारे में जानकारी दी जिससे समाज के लोगों को आगे बढ़ने की हिम्मत और उत्साह बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा लोहानी जी सुपर लिख रहे हैं, कुलवंत कुमार बेस्क्यार ग्रेट लिख रहे हैं, दिलीप तरवे जी इस तरह का प्रोग्राम होता है, बधाई। नरेंद्र कुमार जी का एक कमेंट है, मेरी वाइफ मीनाक्षी श्लोक चैंटिंग सिखाती हैं ऑनलाइन, आपके स्टूडेंट्स को भी सिखा सकते हैं, यदि कोई ऐसी जरूरत है तो प्लीज कांटेक्ट करें सुंदर कुमार। बिल्कुल करेंगे नरेंद्र कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट के लिए। अर्चना लोहानी जी वेल्डन लिख रही हैं। संजय तरवे, रिस्का सेठ मेरी भगनी है, इसे एंकरिंग में देखकर बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छी एंकरिंग करती है। रिस्का जी के लिए ये तारीफ है, बहुत ही अच्छा। रिस्का जी एक्चुअली मास कम्युनिकेशन एमआईटी पटना से कर रही हैं और काफी अच्छा एंकरिंग करती हैं। तो काफी सारे कमेंट आ रहे हैं, इस प्रोग्राम के दर्शक भी काफी बढ़ गए हैं। संदीप कुमार जी लिख रहे हैं, नाइस ग्रेट जॉब यू, थैंक्स फॉर सच टाइप ऑफ इवेंट्स। रंजन कुमार जी लिख रहे हैं। तो स्वीटी जी देख रहे हैं आप कितने सारे कमेंट आ रहे हैं। और हमारा एक सवाल आपसे है कि आप हमारे दर्शकों को अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? यदि कोई विचार या थॉट आपके दिमाग में हो तो जरूर हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। मैं अपने मैसेज यही दर्शकों को देना चाहती हूँ कि एक बहुत फेमस कोट होता है कि एवरीवन बॉर्न एज एन आर्टिस्ट। कला हम सभी में होती है, हमें बस पहचानना होता है। हम चाहे कोई भी हो, पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या काम के पीछे हो, एक टाइम ऐसा आता है कि हम बहुत भागते हैं इन सब के पीछे, लेकिन अपनी हॉबी, अपनी कला को भूल जाते हैं। आप अपनी कला को पहचाने, अपनी कला को टाइम दे। जिस दिन आपने उस कला को पहचान लिया, आप कभी भी लाइफ में दुनिया के किसी कोने में अकेले नहीं होंगे। मैं पेरेंट्स को भी यही हमेशा मतलब बोलना चाहूंगी कि पढ़ाई एक अपनी जगह है, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लेकिन अगर हमारे बच्चों को किसी क्षेत्र में स्पोर्ट्स हो या कला हो, म्यूजिक हो, डांस हो, कुछ भी हो, अगर उसमें उनको इंटरेस्ट हो तो आप उसको अलग से क्लासेस जरूर करवाएं।
महिलाओं को मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि आप अपने हस्बैंड और बच्चों के बीच में अपनी पहचान को ना खोएँ। अपनी पहचान हमेशा बरकरार रखें, लाइफ में डिसिप्लिन लाएँ, हेल्थ पे ध्यान दें। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने स्वीटी जी कि अपनी पहचान को नहीं खोना चाहिए। और इसी के साथ मेरा जो आखिरी सवाल है स्वीटी जी आपसे, वो ये है कि ग्लोबल माओरी संवाद, जाने अपनों को, इस प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है? यदि कोई सुझाव देना चाहेंगे तो हम उसका स्वागत करेंगे। ग्लोबल अपनों की बात, जो आपने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जाने अपनों की बात, ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिला। यहाँ पे हम उन लोगों से मिलते हैं, अपने उन समाज के लोगों से मिलते हैं जिन्होंने काफ़ी कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ा और बट जिसको समाज नहीं जानता। आज मुझे इस प्रोग्राम के माध्यम से अपनी दिल की बात समाज के सामने लाइव होकर बोलने का मौका मिला। ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है और मैं स्पेशल थैंक्स कृष्ण मुरारी जी को भी कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। जब उन्होंने किया तो मैं तो सरप्राइज़ थी कि अच्छा, मैं भी आ सकती हूँ, मुझे ऐसा लगा। लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्च्युनिटी है और मैं सुझाव ये देना चाहती हूँ कि आप जब कुछ अच्छा करने चाहते हो तो आपके रास्ते में मुश्किलें भी बहुत आती है। आप कभी हार मत मानना। आपके साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं। जब आप कभी सोचो कि हमारा क्या हो रहा है तो आप पीछे मुड़ के ज़रूर देखना। भगवान करे ये बहुत ही सक्सेस हो, क्योंकि ये आगे जनरेशन वालों के साथ-साथ बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, लेडीज़ के लिए, हर किसी के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन का सोर्स बनने वाला है और बन रहा है। तो मैं ये बहुत ज़्यादा मतलब बधाई देना चाहती हूँ पूरी टीम को कि आप लोग इतने अच्छे काम में जुड़े हुए हो। काफ़ी अच्छा लगा स्वीटी जी आपसे बात करके। मुझे लगता है कि अभी जितने भी लोग यहाँ पे आपको देख रहे होंगे, वो काफ़ी ज़्यादा प्रेरित हो रहे होंगे। तो सवाल बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत है, लेकिन वक़्त इजाज़त बिल्कुल। नहीं दे रही है। तो थैंक और यू सो मच। ऋषिका जी कुछ सवाल दर्शकों के भी हैं जो मैं लेना चाहूंगा यहाँ पे, क्योंकि अभी हम 5 मिनट और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम ये प्रोग्राम हमारे दर्शकों के कारण ही है। दर्शक हमारे श्रोता जो अपना टाइम देते हैं इस प्रोग्राम के लिए और हमारे शख्सियत की बातों को इतनी ध्यान से सुनते हैं, तो हम उनका सवाल ना ले ऐसा हो नहीं सकता। तो स्वीटी जी अगर 5 मिनट का टाइम और लेंगे आपसे, और फिर चूंकि समय हमें इजाजत नहीं देता, क्योंकि इसके बाद हमारे दूसरे गेस्ट भी इंतजार कर रहे हैं, तो उनको भी पटल पे लेकर आना है। लेकिन मैं कुछ कमेंट्स पढ़ देता हूँ। जैसे संजय तरवे जी लिख रहे हैं, कृष्ण जी का तो क्या कहना ही नहीं है, समाज के लिए तो इस तरह के कार्यक्रम में अपने आपको सुपुर्द कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू संजय जी। अनीता दत्ता जी लिख रहे हैं प्राउड ऑफ गया। दीपक कुमार लिख रहे हैं आई वुड लाइक टू थैंक्स कृष्णा जी, ऋषिका जी एंड टीम of the Global Maori Samvad to bring such a motivation program. Great job. Thank you दीपक जी। ग्लोबल मोहरी संवाद की टीम से एक सवाल आया है स्वीटी जी, आपके प्रोफेशन के लिहाज से अगर भारत में बेहतर विकल्प हो तो भविष्य में ऐसी कोई योजना? ये बहुत ही टफ सवाल है आपके लिए, बट जरूर आपसे दर्शक जानना चाहेंगे। अ, अगर भारत के लिए कुछ हो तो मैं ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि वो मेरा जन्मभूमि है और मुझे कभी ऐसी अपॉर्च्युनिटी मिली कि मैं अपने देश में जाकर कुछ करूँ, तो वो मैं ज़रूर स्वीकार करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने का वहाँ से ही मैंने कला की शुरुआत करी और अगर मुझे उसका शुक्रिया अदा करने का मौका मिलेगा, तो मैं ज़रूर करूँगी। और जाते-जाते मैं एक खुद को भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि मैं लाइव पे हूँ और मेरे हस्बैंड भी ऑनलाइन हैं, जो अभी मेरे साथ नहीं है, वो इंडिया में हैं। तो मैं एक जाते-जाते एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगी, मैं अपने हस्बैंड को और मैं अपनी फैमिली मेंबर्स को, कि आज तक मेरी सारी सिस्टर्स ने मेरा बहुत सपोर्ट के लिए किया है, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू। उनके हस्बैंड्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए भी थैंक यू।
मेरे पापा मेरे सपोर्ट सिस्टम थे, जिन्होंने दुनिया से बोल सकते हो लड़कर मुझे पढ़ाया। मुझे जब मेरे टाइम में दिल्ली नहीं जाते, हॉस्टल में बच्चों लड़कियों को स्पेशली नहीं भेजते थे, उन्होंने मुझे स्ट्रगल करके मुश्किलों के सामना करते हुए मुझे पढ़ाया लिखाया। मेरे लिए बहुत बड़े सपोर्ट सिस्टम थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन शायद वो हमारी मेरी ये इंटरव्यू देख के बहुत ही प्राउड फील करते। मेरे शादी जब हुई तो मेरे पापा के सपोर्ट सिस्टम थे, दूसरी मेरे दीपक मेरे सपोर्ट सिस्टम बने, जो आज तक मेरी शादी से लेके मेरे साथ है। और मैं उनका भी बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। शायद वो लाइव देख के एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि मैं इस तरीके से बोलूंगी, बट आज मुझे शायद ये मौका मिला है, और आगे पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट मुझे ऐसा फील होता है कि अगर आपको मौका मिले किसी का धन्यवाद करने का तो वो जरूर करे। तो धन्यवाद टू ऑल ऑफ योर टीम, कृष्णा जी एंड ऋषिका जी। धन्यवाद टू ऑल फैमिली मेंबर्स, माय फ्रेंड्स हु सपोर्टेड मी from here, for my journey। मेरे बच्चों को सबसे ज्यादा शुक्रिया मैं भगवान का करना चाहूंगी कि मेरी इतनी टफ जर्नी के बाद भी मैं आज यहाँ पे हूँ। थैंक यू सो मच स्वीटी जी। एक रंजन माथुर जी कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, थैंक्स फॉर सच टाइप्स ऑफ इवेंट्स। कृष्णा जी, आई वांट टू से समथिंग, मे आई? बिल्कुल, आपको जल्दी से अपना सवाल जो है कमेंट बॉक्स में डाल दें, ताकि मैं आपका जो भी आप कहना चाहते हैं मैं स्वीटी जी से पूछ सकता हूं, क्योंकि समय अभाव है और अभी हमें हमारे दूसरे गेस्ट भी इंतजार करें, तो उनको पटल पर लेकर के आना है। और जाते जाते स्वीटी जी, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपके इस जो कार्यक्रम है, जो संघर्ष है, जो स्ट्रगल आपने किया, उस पर मुझे एक कविता याद आ रहा है कि माना आज रास्ता सूझता नहीं, माना आज रास्ता सूझता नहीं, कोई हालत तेरा समझता नहीं, मगर वह महान बन सकता नहीं जो कठिनाइयों से जूझता नहीं। तो ये आप पर बिल्कुल फिट बैठता है। और दूसरा, कहते हैं ना, सफलता कभी एक दिन में नहीं मिलती है, अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। तो ये सबके साथ लागू होता है। सफलता पाने के लिए तरीकों को बदलो, परंतु कभी भी अपनी मंजिल को ना बदलो। तो जाते जाते मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारे तमाम दर्शकों का और स्वीटी जी का, जो अपना बहुमूल्य समय ग्लोबल मोहरी संवाद जाने अपनों को किस कार्यक्रम में दिया। और बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम, जो कि अभी शायद 3 साढ़े 3 के आसपास हो रहा होगा अमेरिका में, यूएस में, और अभी भी इतने पैशन के साथ हमारे प्रोग्राम में बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वीटी जी आपका इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, और कभी भविष्य में मौका मिला तो हम फिर आपसे रूबरू होंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच स्वीटी जी। तो दोस्तों, आप बने रहें और ऋषिका जी आगे के प्रोग्राम के बारे में बताएं। दर्शकों, आपसे गुजारिश है कि बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम आपको अभी मिलवाएंगे एक और खास शख्सियत से, जो है कुणाल कपसिमे जी। मैं चाहूंगी कि उनको भी आप स्क्रीन पर लेकर आए कृष्णा जी। बिल्कुल, कुणाल कपसिमे जी, जो गया की माटी पर पले बड़े और आज न्यू जर्सी यूएसए में ग्लोबल मार्केटिंग डायरेक्टर होम केयर के पोस्ट पर एशलैंड केमिकल कंपनी में कार्यरत हैं। इन्होंने अपनी उच्च शिक्षा के रूप में स्नातक की डिग्री टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी में आईआईटी न्यू दिल्ली से प्राप्त किया है, और पॉलीमर साइंस में पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ एक्रोन ओहियो यूएसए से प्राप्त किया है। व्यक्तिगत उपलब्धियों की बात की जाए तो इन्होंने 2 पेटेंट्स के साथ 4 प्रकाशन और 500 से अधिक प्रशंसा पत्र अपने नाम अर्जित किए हैं। वेलकम कुणाल जी। सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक बार फिर आप दर्शकों को बता दूं कि ग्लोबल मावरी संवाद हमेशा ऐसे ही खास शख्सियत को सामने लेकर आता है। तो अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो अभी जरूर कर दें। और इसी के साथ सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। तो कुणाल जी, आपसे सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आज इतनी दूर रहकर इतने बड़े पोस्ट ग्लोबल मार्केटिंग डायरेक्टर पर पहुंचकर कैसा महसूस कर रहे हैं? थैंक यू ऋषिका जी।
थोड़ा सेटिस्फैक्शन होता है एक तरह से, बहुत आभारी फील होता है बहुत लोगों जिन्होंने सपोर्ट किया है, पेरेंट्स ने, टीचर्स ने, रिलेटिव्स ने, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया है, तो उनके लिए काफी आभारी फील होता है। बट हाँ, एक ये भी लगता है कि थोड़ा रिलीफ मिलता है कि चलिए एक जॉब थोड़ी स्टेबल हो गई है वाकई स्टेज पे, तो अच्छा लगता है काफी, और काफी सेटिस्फैक्शन होता है। बिल्कुल, जब अपनों का सपोर्ट मिल जाता है तो अच्छा लगता है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कुणाल जी आपसे कि आज आप वैश्विक स्तर, ग्लोबल लेवल पर कार्यों को देखते हैं, और क्या आपकी रुचि शुरू से इस फील्ड में करियर बनाने की थी, या समय के साथ यह चेंज हुआ? देखिए, शुरू से रुचि थी साइंस में और इंजीनियरिंग में और बिजनेस में भी काफी रुचि थी। ये नहीं पता था कि आगे जाके जॉब किस कंपनी में, किस फील्ड में होगी। ये स्पेसिफिक जॉब तो खैर कहना मुश्किल था, लेकिन हुआ क्या कि क्योंकि रुचि साइंस इंजीनियरिंग में थी तो पढ़ाई भी उसी तरह से करते गए। पहले इंजीनियरिंग किया आईआईटी से, फिर पीएचडी कर लिए साइंस में, जॉब शुरू से स्टार्ट भी किए आर&डी में, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। लेकिन क्योंकि बिजनेस में इंटरेस्ट था, कॉमर्स में इंटरेस्ट था, तो धीरे धीरे वैसा काम पिक करते गए, जॉब चेंज करते गए, और अभी मार्केटिंग में आ गए। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में तो इंटरेस्ट वही था जो अभी भी है। जॉब उसी हिसाब से जो मौका मिलता गया उस हिसाब से आगे बढ़ते गए। बहुत ही बढ़िया कुणाल जी आप भी बहुत ही और टाइम पे हमसे जुड़े हैं। मेरे ख्याल से 3:30 अभी सोने का समय होता है। और मैं आपको दर्शकों बता दूं कि कुणाल जी भी यूएसए न्यू जर्सी से हमसे जुड़े हुए हैं, और हमारे रिक्वेस्ट पे इन्होंने इस समय अपना समय दिया, आपके साथ रूबरू हो रहे हैं। और हमारा ये प्रोग्राम हमारे युवाओं के लिए, यंगस्टर्स के लिए एक प्रेरणा के रूप में हम लेते हैं। हमारे यंगस्टर जो आज अपनी करियर की शुरुआती दौर में हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, उनको आपसे जरूर प्रेरणा मिलेगी कि किस स्ट्रगल के बाद आप गया से दिल्ली और न जाने कितने शहरों को छूते हुए आप आज 7 समुंदर पार यूएस की धरती पे अपनी सेवा दे रहे हैं। आप सिर्फ सेवा ही नहीं दे रहे हैं कुणाल जी, आप ग्लोबल मार्केटिंग डायरेक्टर हैं। ग्लोबल मार्केटिंग डायरेक्टर मतलब पता नहीं कितने कंट्री के मार्केटिंग डायरेक्टर आपको रिपोर्ट करते होंगे, कितनी चैलेंजेस, कितनी तरह की चीजें आपके जीवन में आती होंगी, आप उन सबको पार करते हुए आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं। तो मेरा एक सवाल आपसे है कुणाल जी, हमारे यंगस्टर, एक्चुअली हमारा इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम हमारे यंगस्टर समाज से जुड़े, समाज के लोग जो किसी मुकाम पे पहुंचे हैं उनके कार्यों को देखें, उनके स्ट्रगल को देखें और आगे बढ़े, प्रेरणा ले। तो हमारे यंगस्टर जो अपने कैरियर के शुरुआत के दौर में हैं और बहुत सारे सपने भी संजोए हुए हैं, बट किसी भी एडवर्स कंडीशन या कोई चैलेंजेस अगर आ जाते हैं तो उनको अपने गोल को चेंज करना चाहिए या उन्हें अपने ही गोल पे स्टिक होना चाहिए, ये मार्गदर्शन हमारे यंगस्टर आपसे जरूर जानना चाहेंगे। बहुत बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से सच तो ये है कि थोड़ा बहुत एडजस्ट करते रहना पड़ता है, खासकर अगर आपको कॉर्पोरेट लाइफ में आगे बढ़ना है, आपको बिजनेस आगे करना है। क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म गोल बहुत ज्यादा सेट कर लेंगे तो शायद मौका आपको उसी डायरेक्शन में हमेशा ना मिलता रहे। और दूसरी बात ये भी है कि टाइम के साथ आपका इंटरेस्ट चेंज होगा, टाइम के साथ माहौल चेंज होगा, आपको क्या मौका मिल रहा है जो आपने सोचा होगा वो शायद ना मिले, कुछ और मिल जाए। तो मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट ये है कि लॉन्ग टर्म में आपको अपना टारगेट आप एक जनरल डायरेक्शन में सेट कर सकते हैं, लेकिन हर चीज में आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। यंगस्टर्स को जैसे एग्जांपल दे सकते हैं कि मान लीजिए आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं या एग्जाम दे रहे हैं, तो हो सकता है आपको अपने पसंद का ब्रांच या अपने पसंद का कॉलेज ना मिले, लेकिन जो बेस्ट मिल रहा है आप शायद वो ले लेंगे। उसी तरह जब ग्रेजुएट होते हैं तो आपको हो सकता है जो आपकी ड्रीम कंपनी थी उसमें जॉब ना मिले, लेकिन आपको काफी अच्छी कंपनी में जॉब मिल रहा हो या कोई अलग तरह का जॉब मिल रहा हो। मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग की और आपको लगता है कि आपका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर में नहीं है, लेकिन आपका इंटरेस्ट सेल्स में है, तो आपको उसमें भी जाने की कोशिश करनी चाहिए, भले ही आपको शुरू में आपने सोचा ना हो कि आप वहां जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से फ्लेक्सिबल रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि सक्सेस कभी सीधी लाइन में नहीं आती, कभी आपको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जाना ही पड़ता है।
तो वो ओपन माइंडेड रहना बहुत जरूरी है। तो दर्शकों, देखा आपने कुणाल जी ने कितना सटीक जवाब दिया। देखो, लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन होना बहुत जरूरी है। और जरूरी नहीं है कि आपने जो गोल सेट किया है उस पर स्टिक रहा जाए। अगर आपको उससे बेहतर मिलता है या उसके बराबर मिलता है तो उसको भी आप आगे ले करके बढ़ सकते हैं। कुणाल जी, मैं चाहूंगा कि कुछ दर्शकों का सवाल ले लूं, उनके रिएक्शंस, उनकी प्रतिक्रियाएं ले लूं, उनके कमेंट्स ले लूं, ताकि चूंकि दर्शक हैं तो हम हैं, और दर्शकों के सवाल हमारे लिए बहुत ही मतलब रिस्पेक्टेबल होते हैं। दीपक कुमार लिख रहे हैं, ऋषिका बिटिया को एंकरिंग करते हुए देखना बहुत अच्छा लग रहा है, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू दीपक जी, बहुत ही टैलेंटेड एंकर हैं। प्रदीप कुमार जी लिख रहे हैं, ग्लोबल मौर्य संवाद के सभी सदस्यों को समाज के कोहिनूर से संपर्क करवाने हेतु बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल सही कहा प्रदीप जी, हमारे कोहिनूर कहाँ कहाँ छिपे हुए हैं ये हमें पता नहीं, और उन कोहिनूर को हम एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारे समाज के यंगस्टर मार्गदर्शन, गाइडेंस ले सके। मौर्य संवाद करके एक है, उन्होंने लिखा, आपके द्वारा प्रदर्शित चित्रकारी देख की काफी खुशी हुई। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया चित्रकारी करती हैं स्वीटी जी, और आज आप देखिए यूएस में भी अपना परचम लहरा रही हैं। पिंटू पुरिया लिख रहे हैं, सभी को सप्रेम नमस्ते। नमस्ते पिंटू जी। दोस्तों, आप अधिक से अधिक संख्या में जुड़े, हमारे कम्युनिटी के लोगों के बारे में जानकारी दे, फॉलो करें पेज को, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, क्योंकि आज डिजिटल का जमाना है। और हमारे देखिए, दूर बैठे हैं कुणाल जी यूएस, हम बैठे हैं नोएडा में, और हम लोग एक सीधी संवाद कर रहे हैं, एक सीधी वार्तालाप हो रही है। तो दर्शकों, इस डिजिटल जमाने के इंपॉर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। हमारे दर्शक भी काफी संख्या में जुड़े हुए हैं। पिंटू बरपुरिया लिख रहे हैं, नेक विचार स्वीटी जी के आपके। सुरेश प्रसाद, बहुत ही बेहतरीन सामाजिक कदम है अपनी को जानने का। सुरेश प्रसाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय तरबे, क्षमा चाहता हूँ, कार्यक्रम को शुरू से नहीं देख सका, तो मालूम नहीं स्वीटी जी लोहानी जी किस देश में अपनी सेवा दे रहे। तो संजय तरबे जी, मैं आपको बता दूं कि वो यूएस में टैंपा फ्लोरिडा से हमारे साथ जुड़ी हुई थी। प्रतीक माथुर, ये साउथ अफ्रीका जोहानिसबर्ग में है, ये लिख रहे हैं, बेस्ट एंकरिंग एंड पोएट्री कृष्णा मुरारी प्रसाद। थैंक यू प्रतीक, थैंक यू सो मच। पिंटू ब्रपुरिया जी, कृष्ण मुरारी जी, आपके बेहतरीन एंकरिंग के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये जो हिम्मत आती है आपके सपोर्ट और सहयोग से आती है पिंटू जी। आप हमेशा हर एपिसोड में आप जुड़ते हैं और लोगों का उत्साहवर्धन करते हैं, थैंक यू सो मच। कुणाल जी का बहुत बहुत स्वागत है, आपको कई सारे लोग वेलकम कर रहे हैं। चलिए, मैं एक दूसरा सवाल आपसे लेना चाहूंगा। कुणाल जी, आप अपने दृढ़ इच्छा शक्ति, लगन और मेहनत से जिस मुकाम पर पहुंचे हैं और साथ ही परिवार और समाज का नाम रोशन कर रहे हैं, समाज आपके उपलब्धियों पर गौरवान्वित महसूस करता है। हमारा अगला सवाल है कि जो बच्चे विदेशों में काम करने के इच्छुक हैं, उनको आप जरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से अवगत कराएं, किस तरह से हमारे युवा इस ओर आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारा मकसद इस प्रोग्राम के थ्रू यह बताना है कि जो भी चैलेंजेस आपने फेस किया है, उन चैलेंजेस को आपने सफलतापूर्वक हैंडल भी किया होगा। तो हमारे आने वाले जनरेशन्स को इसकी जानकारी होनी चाहिए, ताकि वो इसे आसानी से इस प्रकार के चैलेंजेस को हैंडल कर सके। हाँ, जरूर। तो मेरे ख्याल से आने के दो बहुत तरीके हैं, कॉमन तरीके हैं। पहला तो जो जॉब के थ्रू होता है, बहुत लोग आ रहे हैं आजकल टेक कंपनीज के थ्रू, इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह। दूसरा तरीका है जो पढ़ाई के लिए आना, जो कि मेरा तरीका था। तो एक बात मैं शेयर करना चाहूंगा कि यहाँ पे जो लोग साइंस या इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे इंडिया में, उनके लिए काफी फंडिंग होती है यहाँ पे। तो जैसे मान लीजिए, आपने इंडिया में पहले लगता है कि आपने इंजीनियरिंग की तो सॉफ्टवेयर में ही जॉब करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे सॉफ्टवेयर में जॉब्स बहुत हैं। लेकिन अगर आप बाहर आते हैं तो यहाँ पे साइंस में भी, प्योर साइंस में भी और टेक्निकल फील्ड में सॉफ्टवेयर के अलावा भी बहुत जॉब्स है और बहुत पढ़ाई का स्कोप है। तो अगर किसी ने मान लीजिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में भी किया हुआ है, बीएससी या बीई भी किया हुआ है, तो आप यहाँ पे मास्टर्स, पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो मैंने किया था। तो मेरे केस में 6 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, 3 में हो गया और 2 में स्कॉलरशिप भी मिल गई। तो ये बात शेयर करना बहुत जरूरी है कि
बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च के लिए ग्रांट्स होते हैं, फंडिंग होती है। तो अगर आप मास्टर्स या पीएचडी प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं तो प्रोफेसर आपको फंड कर सकता है, आपको आपको स्कॉलरशिप दे सकता है। तो और वो साइंस में ज्यादा है, कॉमर्स में कम है। और खासकर अगर आप ज्यादा रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं तो फंडिंग मिलने का स्कोप बहुत ज्यादा होता है। जैसे एग्जांपल ये कि अगर पीएचडी में कर रहे हैं तो ज्यादा स्कोप है, मास्टर्स में शायद कम मिले। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि आप ऐसा नहीं सोचे कि मैंने फूड साइंस में या एग्रीकल्चर में या फिर केमिस्ट्री में बीएससी किया है या बीई किया है तो आगे स्कोप नहीं है, सॉफ्टवेयर में ही काम करना है। आप उन फील्ड्स में भी मास्टर्स या पीएचडी कर सकते हैं और जॉब का स्कोप बहुत है। वेस्ट में बहुत ज्यादा था शुरू से, अब इंडिया में भी बढ़ रहा है। जैसे वहां पे अब R&D में फंडिंग ज्यादा आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा आ रहा है, तो बहुत सारी कंपनीज यहाँ की हैं जो वहां सेटअप कर रही हैं R&D लैब्स, और यहाँ से भी लोग जा रहे हैं और वहां से भी काफी आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से साइंस और इंजीनियरिंग में पढ़ाई करके आगे यहाँ आने का भी स्कोप काफी ज्यादा है। बिल्कुल कुणाल जी, मुझे लगता है कि ये इंफॉर्मेशन शेयर करना काफी ज्यादा जरूरी था उन लोगों के लिए जो कुछ आगे इस फील्ड में करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है और आपने चैलेंजेस की बात की, तो मेरा जो अगला सवाल है वो ये है कि आप एक ग्लोबल मार्केटिंग डायरेक्टर हैं और आपको विश्व के मार्केटिंग हेड रिपोर्ट भी करते होंगे, राइट? तो आप उस चैलेंजेस को कैसे फेस करते हैं, कैसे उसको हैंडल करते हैं? मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है और कल्चर्स को समझना, क्योंकि हर कल्चर में काफी अंतर है। लोग कैसे बात करते हैं, कैसे रिलेशन फॉर्म करते हैं, कैसे बिजनेस करते हैं। तो जैसे एग्जांपल देना, इंडिया में जैसे क्या है कि हमारे यहाँ रिलेशन पहले बनाते हैं, काम बाद में करते हैं। तो अगर आपकी जान पहचान नहीं हुई तो आप काम से नहीं कर पाएंगे। ये चीज एशिया में ज्यादा कंट्रीज में ऐसा होता है, साउथ अमेरिका में भी ऐसा होता है। लेकिन अगर आप वेस्टर्न यूरोप या नॉर्थ अमेरिका में बिजनेस करते हैं तो लोग थोड़ा ट्रांजैक्शन पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। तो जैसे एग्जांपल ये कि अगर आप यूएस में या जर्मनी जाके आप किसी बिजनेस ट्रिप पे जा रहे हैं या काम पे जा रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, तो आपको पहले से एक क्लियर एजेंडा रखना होता है किस बारे में बात करेंगे, और पॉइंट पे बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो वर्सेस अगर आप सऊदी अरेबिया या दुबई, मिडल ईस्ट में काम कर रहे हैं या मेक्सिको में काम कर रहे हैं, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि पहले आप वहाँ के लोगों को जाने, उनको पर्सनली जाने, उनसे रिलेशन फॉर्म करें, और बिजनेस बाद में होगा। तो ग्लोबल रोल में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप और कल्चर्स को समझिए, और खासकर कोई गलती ना कर दें शुरू में, कि जैसे मान लीजिए सीधे काम पे आ गए इंडिया आके या चाइना में आके, तो मुश्किल हो जाएगी, लोग आपसे ढंग से बात नहीं करेंगे, आपको शायद बुरा मान जाएंगे। वही अगर आप जर्मनी जाके पर्सनल बातें करने लग गए तो लोग सोचेंगे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो क्योंकि आप सीधे पॉइंट पे आना होता है। तो वो ग्लोबली और कल्चर्स को समझना बहुत जरूरी होता है और उसको रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। और रिलेशन अच्छा बन जाए तो फिर काम अच्छे से हो जाता है सबके साथ। बिल्कुल सही कहा आपने कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लॉन्ग लास्ट हाँ, इम्प्रेशन। बिल्कुल सही तो बात है। तो जो क्वेश्चन है अगला वो ये है कि आप स्कूल की क्या भूमिका मानते हैं अपने आईआईटी के लक्ष्य को हासिल करने में? आप हमारे समाज के बच्चों को जो आईआईटी जेई की तैयारी में लगे हैं उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, देखिए स्कूलिंग तो काफी इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने 11th-12th में क्या पढ़ाई की, बहुत इम्पोर्टेंट है वो। तो स्कूल का तो काफी बड़ा योगदान होता ही है, लेकिन उसके अलावा मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा कि 95% अपनी मेहनत है। टीचर्स का, पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत चाहिए होता है, गाइडेंस काफी चाहिए होता है। लेकिन सच तो ये है कि जो मेरे बैच में 2000 तो बहुत 22 साल हो गए, जब 2000 में दिया था उस समय जेई का एग्जाम, तो मेरे बैच में आधे से ज्यादा बच्चे खुद पढ़ाई करके आए थे बिना कोचिंग के। बहुत सारे बच्चे बहुत छोटे टाउन से भी आए थे, जिनको कोचिंग की फैसिलिटी नहीं थी उस टाइम, और आधे आए थे दिल्ली से, कोटा से और जगह से पढ़ाई करके। तो मेरे ख्याल से जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि अपनी मेहनत सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, अपनी लगन। खासकर अगर आपको शुरू में सक्सेस नहीं मिल रहा है, आपको कुछ मुश्किल हो रही है, तो लगे रहना बहुत जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सवाल पे। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि 11th क्लास में एक बार मेरे से एक फिजिक्स का सवाल नहीं हुआ था, 3 दिन हो गए, कुछ समझ नहीं आया था कैसे होगा, तीसरे दिन हो गया। तो वो बहुत जरूरी है आपको कि खुद बहुत ध्यान देना है। बट हाँ, अगर आपको
मुश्किल हो रही है तो गाइडेंस बहुत जरूरी है टीचर्स का, और पेरेंट्स सपोर्ट करें बहुत जरूरी है, और फैमिली और जितना सपोर्ट मिल सके वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा कुणाल जी आपने। मतलब आज के बच्चे जो आईआईटी जेई का एग्जाम देना चाहते हैं और क्वालिफाई होना चाहते हैं, उनको जरूर लाभ हुआ होगा आपके आंसर से। मैं चाहता हूँ, बहुत सारे कमेंट आ गए हैं, मैं एक दो कमेंट जरूर लेना चाहूंगा। शशिकांत जी गुड मॉर्निंग लिख रहे हैं। जितेंद्र माथुरी बधाई हो। सुष्मिता देवी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस इंटरव्यू। डीपी सेड ग्रेट वर्क डन बाय यू, थैंक यू डीप। तो जितने भी तमाम दर्शक जुड़े उनको मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। सीए राजेश कपसी में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लिख रहे हैं फीलिंग प्राउड टू नो योर ग्रेट एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड होल्डिंग टॉप लेवल पोजीशन। तो बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी। बिल्कुल, ग्लोबल मार्केटिंग डायरेक्टर एक बहुत उम्दा, बहुत बड़ा पोस्ट होता है। जो भी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं वो समझ सकते हैं इस पोस्ट के बारे में। उमेश गुप्ता आशीर्वाद है माय सन। अमित कुमार शाह हार्दिक शुभकामनाएं लिख रहे हैं। विवेक कौशल सर आपके कारण मैं अपने ब्रदर को लाइव देख रहा हूँ। विवेक कौशल आपके ब्रदर हैं। हाँ, तो थैंक यू विवेक जी। और देखिए कितने ऑड टाइम पे आपके साथ जुड़े हुए हैं। अभी 3:30-4 का समय हो रहा है, सोने का टाइम है, संडे की मॉर्निंग है, फिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कुणाल जी का, जो कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे इस पेज के लिए, ग्लोबल मोहरी संवाद जाने अपनों को के इस कार्यक्रम के लिए दिया है। और प्रदीप कुमार जी, कुणाल जी ने लक्ष्य के उच्च पायदान को प्राप्त किया, माता मधुराशनी का आशीर्वाद मिलता रहे। बिल्कुल मिलता रहेगा सर। जो भी अपने लक्ष्य की ओर ईमानदारी से बढ़ेंगे, माँ मधुराशनी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। संजय तरवे जी लिख रहे, समय के अनुसार अपने आप को ढालने के, लचीले बनाने की कला के बारे में जो कुणाल जी ने कहा, बहुत ही अच्छा लगा। बहुत बिल्कुल संजय जी, मैं आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। ग्लोबल मोहरी संवाद को बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल हमारे ग्लोबल मोहरी संवाद के टीम के मेंबर ने पूछा है, कुणाल जी आप केमिकल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो नई टेक्नोलॉजी के आने के बाद केमिकल हमारे नित्य दिनचर्या में शामिल होकर जिंदगी में घुल चुका है, जरूरत बन चुका है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों को बारी बारी से विस्तार से बताएं। सकारात्मक पक्ष तो ये है कि देखिए दुनिया में न्यूट्रिशन, मेडिसिन, सफाई, इन सब से, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, इन सब में केमिकल जाता है। तो आप जो कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, जिससे लोगों से बात कर रहे हैं, आप जो दवाइयां खा रहे हैं जिनसे लोगों को ट्रीटमेंट मिल रहा है, लाइफ आगे बढ़ रही है, और हाइजीन बहुत बड़ी बात है। जैसे आज से 100 साल पहले जब सफाई के इतने माध्यम नहीं थे तो बीमारियां बहुत होती थी। तो केमिकल्स का योगदान है, साइंस के साथ आप जोड़ सकते हैं, साइंस की तरह। लेकिन जो दूसरा पक्ष ये भी है कि डिपेंडेंस बहुत ज्यादा हो गया है, तो पोल्यूशन भी होता है इससे। ये बात लोग समझते हैं, जानते हैं, तो उसको धीरे धीरे कम करने के लिए भी गवर्नमेंट और रेगुलेटिंग बॉडीज की तरफ से काफी ज्यादा प्रेशर होता है। तो ये भी काम हो रहा है मेरे ख्याल से। इंडिया में भी ज्यादा पॉल्यूशन हुआ बहुत जगह पे, दुनिया भर में बहुत जगह हुआ है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सोच समझ के यूज करना चाहिए चीजों को। जैसे पर डरने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप सोच सकते हैं कि जो चीजें आपके पास प्रोडक्ट बन के आ रहा है मार्केट में, वो काफी ज्यादा रिसर्च के थ्रू जाता है, तो सेफ होता है। लेकिन हाँ, मिस यूज भी बहुत ज्यादा होता है, लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं होता। तो अक्सर जैसे आप ये देखेंगे कि जो घर में सफाई का सामान होता है, लोग उसको टच करते हैं, या कई बार बच्चे उसको निगल लेते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मेरे ख्याल से पब्लिक में अवेयरनेस की काफी जरूरत है। धीरे धीरे बढ़ रही है, जैसे एजुकेशन बढ़ रहा है, जैसे लोगों में अवेयरनेस बढ़ रहा है, तो इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन काफी ज्यादा जरूरत है। तो हर दुनिया में हर चीज की तरह हर सिक्के के दो पहलू हैं। तो फायदा भी हुआ है, ह्यूमैनिटी को बहुत ज्यादा आगे बढ़ा है, लेकिन हाँ, इससे एक्सीडेंट्स भी हो रहे हैं और लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही है। तो वो तो है ही, सही बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी, आपने दोनों पहलू को काफी विस्तार से और काफी अच्छी जानकारी आपने अपने दर्शकों को दी कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, उनका फायदा भी है, नुकसान भी है। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि जो फायदा वाला पार्ट है उसको हम अपने जीवन में उतारें, उनको अडॉप्ट करें, और नुकसान वाले को कम से कम करें। तो बहुत ही बढ़िया सवाल भी था, मैं सवाल के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा, और कुणाल जी ने भी उसको बेहतरीन तरीके से उसका जवाब भी दिया।
नीरज प्रकाश लाल नवदिया, इनका एक कमेंट है, जीवन एक प्रतिध्वनि है। बिल्कुल है, जीवन एक प्रतिध्वनि है, यह सब कुछ वापस लौट कर आ जाता है, अच्छा बुरा झूठ एवं सच। अतः दुनिया को हम सबसे अच्छा देने का ही प्रयास करें और निश्चित ही सबसे अच्छा हमारे पास लौट कर वापस जरूर आएगा। ग्लोबल मौर्य संवाद से जुड़े सभी ऊर्जावान सदस्यों का आभार। जय मां मथुरासनी। बहुत ही बढ़िया कोट किया नीरज जी, सब कुछ वापस लौट कर आता है और ये सत्य है, आता ही है। तो थैंक यू सो मच आपके इस कमेंट के लिए। बच्चू राम जी जुड़े हुए हैं, आशीष कुमार लोहानी जी इमोजी भेज रहे हैं थम्स अप का, सुबोध कुमार सेठ जुड़े हुए हैं, प्रणाम कर रहे हैं। शशिकांत जी ने एक मैसेज दिया, वेरी नाइस इंफॉर्मेशन अबाउट ग्लोबल मार्केटिंग, सेल्फ एजुकेशन एंड सपोर्ट बाय फैमिली। थैंक यू शशिकांत जी। सुशील कुमार लोहानी लिख रहे हैं, गुड। बच्चू राम जी कॉन्ग्रेचुलेशंस। सुनील शाह वेल डन। अमित कुजरियार ग्रेट जॉब। श्री कुणाल कपसीमे जी की बातों को जानकर काफी अच्छा लगा एवं अपने समाज के लोगों का महत्वपूर्ण पद पर कार्य करने से हमें गर्व की अनुभूति होती है। थैंक यू सर। आपका भी जो पेज है वो माहुरी संवाद है, तो मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। सुबोध कुमार सेठ लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना बदानी लिख रही हैं, ग्रेट, गुड जॉब। तो इस तरह के हमारे पास लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। कुणाल जी आपने देखा है। दिनेश चंद्र कपसीमेश, आप ग्लोबल मौर्य संवाद के पूरे टीम को बधाई। ऋषिका और कृष्णा जी को भी बधाई। मैं प्रमोद बदानी जी को भी बधाई देता हूँ। थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू। आपके शायद फादर है, राइट? तो मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं दिनेश जी आपको। आप ग्लोबल मौर्य संवाद में जुड़े हुए हैं और आपके सुपुत्र यहाँ पे हमारे साथ बैठे हुए हैं, हमारे समाज के साथ जुड़े हुए हैं, रूबरू हो रहे हैं, अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं, अपने लाइफ के चैलेंजेस को हमारे यंगस्टर्स को बता रहे हैं। कुणाल जी, हमारा अगला सवाल है कि हमारे समाज के बच्चे मानते हैं कि उनको आगे बढ़ने का सही मार्गदर्शन मिलने में कठिनाई होती है। आपको किस स्तर पर उचित मार्गदर्शन मिला और इनमें किन किन का योगदान रहा? देखिए, तो बिल्कुल सही बात है कि हमारे समाज में मार्गदर्शन बहुत ज्यादा नहीं मिला। मेरा तो सोचना ये है कि हमारे पेरेंट्स को हमसे बहुत कम मिला था, फिर उन्होंने हमें दिया, पेरेंट्स ने, हमारे रिश्तेदारों ने, और फिर अभी के बच्चों को ज्यादा मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा योगदान मेरे तो पेरेंट्स का ही रहा। उन्होंने बचपन से एजुकेशन बहुत ध्यान दिया, स्कूलिंग पे प्रोत्साहन भी दिया। फिर उसके बाद कुछ मेरे रिश्तेदार थे, मामा वगैरह थे कॉर्पोरेट लाइफ में, तो उनसे जब कॉलेज में आ गए, जब पढ़ाई आगे करने की बात हुई, तो क्योंकि वैसे जॉब में थे तो उनसे काफी मार्गदर्शन मिलता था। और फिर उसके आगे जाकर जब प्रोफेशनल लाइफ में आ गए तो बहुत सारे लोगों ने, मतलब बहुत सारे लोग जिनको हम जानते भी नहीं थे, उनसे पूछा, तो बहुत सपोर्ट मिला। तो शुरू का सपोर्ट तो फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट है ही। उसके बाद में एक बात इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको हमेशा आगे अननोन लोगों से भी रीच आउट करना चाहिए। क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा है कि देखिए, नई दुनिया में आए थे यूएस में, स्वीटी जी कहे थी किसी को जानते नहीं, सेम मेरा भी कुछ सीनियर थे यहाँ पे। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस तो ये रहा कि जब यूएस आए, अब तो 17 साल हो गए, उस समय में बहुत सारे अननोन लोगों को रीच आउट किया हेल्प के लिए, कभी कुछ पूछना है, कभी जॉब के लिए, तो 99% लोग सपोर्ट करते थे उस समय भी। तो मेरा ये कहना है कि जिनको अगर सपोर्ट शुरू में नहीं भी मिल पाया किसी वजह से, या फिर कमी रही लोग शुरू में, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, आपको पूछना चाहिए। और अभी की दुनिया में क्या है कि देखिए, हमारी जनरेशन में जो लोग इंडिया में भी बैठे हैं, बहुत सारे कंपनी में बहुत सारे फाउंडर हैं, बिजनेसमैन हैं, वो हेल्प करना चाहते हैं लोगों का। ये फीलिंग बहुत ज्यादा है, मेरे बैचमेट्स में बहुत ज्यादा है। तो अगर आप को लगता है कि आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आप रीच आउट करिए। अगर आपको 10 में से 5 लोग जवाब नहीं दे रहे हैं और 5 दे रहे हैं, तो उन पे फोकस करिए जो जवाब दे रहे हैं और जो आपको बता रहे हैं। क्योंकि बहुत शुरू में किसी ने एक बात बताई थी कि आपको पूरा पार्किंग लॉट नहीं चाहिए होता है, आपको एक पार्किंग स्पॉट चाहिए होता है। तो वो एक ब्रेक बहुत जरूरी है आपके लिए, आपको रीच आउट करना बहुत जरूरी है, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और जहां पे आपको सपोर्ट मिलता है, आप उस सपोर्ट को लेके आगे बढ़िए। बाकी 9 जगह जहां नहीं मिला, उस पर फोकस नहीं करिए। बिल्कुल सही कहा आपने कुणाल जी। और एक आगे एक और सवाल है कि आप अपने बच्चों में गया की कौन सी यादों को बांटते हैं और उनका आनंद उन्हें भी देना चाहते हैं?
सबसे ज्यादा तो फैमिली का है, देना चाहते हैं, क्योंकि एक प्रॉब्लम में होती है, इतने दूर आ गए तो फैमिली से मिलना कम हो जाता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वीडियो पे ही, व्हाट्सएप पे बात करते रहें, जितना हो सके कनेक्टेड रहें। जैसे मेरी बेटी 4 साल की है, तो फिर इंडिया भी आते हैं तो कोशिश करते हैं कि जितने लोगों से मिल सके, हो सके मिल पाए, भले ही कहीं वैसे एक दोपहर को जा पाए या एक रात को जा पाए, लेकिन जरूर कोशिश करते हैं कि सब मिल सकें, कि रिलेशन मेंटेन रहे, कनेक्टेड रहें, उनके मन में एक फीलिंग रहे कि एक फैमिली है, भले ही साथ में नहीं है बट और जगह पे है। तो वो फैमिली का, रिलेटिव्स का जो कनेक्शन है वो बहुत जरूरी है देना, और कोशिश वही करते हैं कि मेरी बेटी में भी वो कनेक्शन बना रहे और उसके मन में फीलिंग बनी रहे। बिल्कुल सही कहा आपने कुणाल जी, अपने समाज के लोगों से जुड़े रहना भी बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि आपने इसके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर करा था, उसमें आपने कहा था कि कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक बारी फेल होते हैं ना, तो एक खुद को मौका देते रहना चाहिए। ये अगर सक्सेसफुल बनना है तो सही गाइडेंस भी मिलना ज़रूरी है, और सपोर्ट तो खैर ज़रूरी है ही। तो कुणाल जी, आप इतने बड़े पोस्ट पर अभी हैं, ग्लोबल लेवल पर हैं, और कैसे आप वर्क प्रेशर को कैसे आप होल्ड करते हैं? लाइक अपने आप को कैसे फिट रखते हैं, वर्क प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, और वर्क लाइफ को किस तरह से मैनेज करते हैं? उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बहुत बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आजकल काम और वर्क प्रेशर में लोग खो जाते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। मेरे ख्याल से वर्क लाइफ बैलेंस के लिए वर्क लाइफ सेपरेशन बहुत जरूरी है। तो हम वो कोशिश करते हैं फॉलो करने का, जितना हो सके। तो काम के टाइम में काम, जैसे अगर सुबह दिन में 7-8 घंटे काम करना है तो उस टाइम काम करते हैं, लेकिन जब बंद तो बंद, उसके बाद फिर टाइम फैमिली के लिए होता है, अपने लिए होता है। तो वो बहुत जरूरी है करना। बहुत लोग इसको फॉलो नहीं कर पाते, रात में भी घर आके काम कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं या जो जॉब कर रहे हैं, उनको लगता है कि आगे बढ़ने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देना बहुत जरूरी है। देखिए, लॉन्ग टर्म में तो शरीर एक ही है, परिवार एक ही है, जॉब तो चेंज होती रहेगी। तो आपको वो बहुत जरूरी है मेंटेन करना, कि आप अपने अपने आप अपने फैमिली पे ध्यान दे सकें। और जहां तक फिटनेस की बात है, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि तो कैसे करते हैं, डाइट पे बहुत ध्यान देते हैं। खाने का तो बहुत कुछ मन करता है, हमारा घर का खाना बहुत रिच होता है, बट कोशिश करते हैं कि हेल्दी खाएं, क्योंकि तो फ्रेश खाएं, फल सब्जियां ज्यादा खाएं, और फिर वही टाइम कट कट करके काम को फिर अपने एक्सरसाइज के लिए भी टाइम निकालते हैं। तो जैसे मेरे यहाँ पे, मेरा ऑफिस है सामने, छोटा सा जिम बना हुआ है, एक ट्रेडमिल है, तो अगर आधा घंटा ही मिल गया तो जिम पे दौड़ लिए थोड़ा, फिर कभी जिम चले गए। तो मेंटेन करना बहुत जरूरी है। काम का प्रेशर कितना भी हो, आपको एक टाइम के बाद प्रायोरिटाइज करके रोकना, अपने आप को कट करना बहुत जरूरी है उस काम को। और फैमिली, अपने हेल्थ, अपने डाइट पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो कोशिश करते हैं वैसे मेंटेन रखें। बिल्कुल अपने आप को देना काफी जरूरी होता है। और मुझे लगता है कि जो भी लोग हैं, उनका ये स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि पर्सनल लाइफ को, प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ हम पर्सनल लाइफ को भी उतना ही बैलेंस करके चलें, ताकि जो काम है उसको भी करने में मन लगा रहे। जी कृष्णा जी, आप कुछ कह रहे थे? मैंने कहा कि जिस लेवल पे कुणाल जी हैं, उनका जो जवाब है उसी लेवल का ही आ रहा है। किस तरीके से अपने लाइफ को बैलेंस करते हैं, प्रेशर को हैंडल करते हैं, किस तरीके से चीज़ों को सेपरेट करते हैं, मिक्स नहीं करते, और अपने आप को किस तरीके से फिट रखते हैं। ये हमारे यंगस्टर्स, हमारे समाज के युवा को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए कि मुकाम हासिल ऐसे नहीं होता है। कहते हैं ना, हुनर तो दुनिया के हर एक इंसान में होता है, हुनर तो दुनिया के हर एक इंसान में होता है। फर्क बस इतना होता है कि किसी का छिप जाता है और किसी का छप जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवालों, आप सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं। कुणाल जी, मैं कुछ कमेंट पढ़ता हूँ। दीपक कुमार जी लिख रहे हैं कि आपको सुनकर बहुत सीखने को मिल रहा है, आपके विचार और अनुभव से हम लोग बहुत से प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। अमृता कुमार जी लिख रही हैं, ग्रेट, मुंबई से हैं। शशिकांत जी लिख रहे हैं, नाइस इंफॉर्मेशन ऑफ वर्क टाइम एंड फिटनेस। सुबोध कुमार सेठ लिख रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है।
मौर्य संवाद समाज को एकत्रीकरण करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसा लाइव संवाद चलाया है आप लोगों ने, सराहनीय, बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी। सुरेश प्रसाद लिख रहे हैं, एक बार फिर शुभकामनाएं आयोजकों एवं श्री कुणाल कपसीमे को इस मकाम को हासिल करने के लिए। बच्चू राम लिख रहे हैं, गुड एक्सपीरियंस, गुड वर्क फॉर मौर्य ग्लोबल संवाद। तो मैं अपने तमाम दर्शकों का, हमारे स्वजाति बंधुओं का, हमारे कम्युनिटी से जुड़े हुए लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे, जो आपके इतने मोटिवेशनल जो कमेंट्स आते हैं हमें इंस्पायर करता है कि हम इस प्रोग्राम को और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, काफी अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करें, हमारे जिससे हमारे समाज के युवा जो है वो आगे बढ़े। और हमारा मकसद भी यही है कि आज डिजिटल का जमाना है, तो जो भी हमारे दर्शक, हमारे गेस्ट, हमारे किसी मुकाम पे हैं, उनको आप सुने, उनके जीवन के बारे में जाने और आगे बढ़े। कुणाल जी, मेरा अगला सवाल है, अब बहुत सारी बातें हो गई आपसे, आप जरा अपनी हॉबीज के बारे में भी बताएं। अभी तो हॉबी सबसे ज्यादा बड़ी है अपनी बेटी के साथ खेलना। मेरी बेटी 4 साल की है, तो कोशिश करते हैं, पहले वर्क लाइफ सेपरेशन की बात आई थी, तो कोशिश करते हैं कि शाम का टाइम हर रोज मेरी बेटी के साथ मिले, और वीकेंड पे भी सैटरडे संडे को उसके साथ खेलना, किताबें पढ़ना, पार्क जाना, वो सब बहुत बहुत एंजॉय करते हैं। उसके अलावा हॉबीज हैं, ट्रैवल करना बहुत पसंद है, और आउटडोर्स नेचर बहुत पसंद है, तो कोशिश करते हैं ट्रैकिंग का, हाइकिंग का, जितना नेचर हमारे यहाँ काफी है नॉर्थ ईस्ट में, न्यू जर्सी में। और गोल्फ भी खेलना शुरू कर दिए 10-15 साल पहले, तो वो भी बहुत पसंद है, काफी रिलैक्सिंग लगता है। बाकी फिटनेस मेंटेन करना, थोड़ा दौड़ना बाहर, अगर मौसम, यहाँ तो बहुत ठंड होती है 6 महीने, तो बाकी 6 महीने अगर बाहर रह सकें तो। मेन नेचर, ट्रैवल काफी पसंद है। हिस्ट्री बहुत पसंद है पढ़ना, तो हिस्ट्री काफी पढ़ते हैं। और बस वही, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताना बहुत कोशिश करते हैं, जितना हो सके बताएं। बहुत बढ़िया कुणाल जी। और देखिए, समय अभाव है, हमें तो दिल नहीं कर रहा कि हम आपको छोड़ के जाएं, तो जाते जाते एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा कि ग्लोबल माहुरी संवाद जाने अपनों को कि इस प्रोग्राम के बारे में आपका क्या विचार है। यदि आप इस प्रोग्राम के बारे में भी अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हम उसका स्वागत करेंगे। ये पता तो चला था इसके बारे में लगभग 1 महीने पहले, सुन के बहुत बहुत प्राउड फील हुआ था, बहुत अच्छा लगा था कि आपका ये इनिशिएटिव है, मतलब यंग लोगों को कनेक्ट करने का, लोगों का एक्सपीरियंस सुनाने का, तो बहुत अच्छा लगा सुन के। मेरा विचार तो ये है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं इस बारे में, और क्या कहना। और मेरा ये कहना है कि अगर आपको मतलब यंगस्टर्स को भी किसी को कुछ पूछना है डायरेक्टली, तो आप रीच आउट कर सकते हैं, हमको रीच आउट कर सकते हैं फेसबुक, लिंक्डइन पे, या नंबर लेकर, क्योंकि प्रोत्साहन मिलना बहुत जरूरी है, गाइडेंस बहुत जरूरी है। जैसा पहले सोचा था हमने कि हमारे पेरेंट्स को हमसे कम मिला था, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, आगे बढ़े, फिर हमें एजुकेट किया, हमें गाइड किया, और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें बहुत अच्छा लगता है ये देख के कि जो यंग लोग हैं वो मेहनत करें, आगे बढ़ें। तो हेजिटेट नहीं करें, प्लीज, आप लोगों को कनेक्ट करना है, बिल्कुल कनेक्ट करें, पूछें कुछ भी सवाल। और कृष्णा जी, आप लोग जो ये होस्ट करते हैं, अपना पर्सनल टाइम देकर काफी मेहनत करते हैं, पता है, पीछे बिहाइंड द सीन्स काफी काम करते हैं, तो वो बहुत 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 अच्छा लगा देखकर। तो सुझाव तो यही है कि करते रहिए ऐसे ही, और लोगों को लाइए। हम लोग भी अगर अपने कनेक्शन में और लोगों को इनवाइट कर सकते हैं, जरूर करेंगे। लेकिन काफी अच्छा इनिशिएटिव है आपका, और कंटिन्यू करिए इसको, और बढ़ाइए जितना हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल जी, आपने हमारे कार्यक्रम को अप्रिशिएट करने के लिए, और जरूर हम इसको, हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको कंटिन्यू करें। अभी हम मंथ में 1 महीने के जो 4th संडे होते हैं, उस संडे को हम लोग यूज करते हैं इस प्रोग्राम के लिए। अगर मौका मिला तो हम आगे इसको 1 संडे से 2 संडे भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि लोग हमसे जुड़े, हमारे प्रोग्राम को सराहे, और कर भी रहे हैं, और उन्हीं का ये जो एप्रिसिएशन है जिसकी वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल आया है जो मेरे को भी लगता है काफी रेलिवेंट है, मैं उसको जरूर पढ़ना चाहूंगा कि कुणाल जी, आप होम केयर कंपनी से जुड़े हुए हैं। आज हमारे ज्यादातर उपयोग की वस्तुओं में केमिकल का उपयोग बिना किसी रोक टोक के धड़ल्ले से हो रहा है।
आजकल बहुत सारी देशी कंपनियां हर्बल उत्पाद को मुद्दा बनाकर काफी आगे बढ़ रही है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? इस लिहाज से ज्यादा लोगों को हर्बल की ओर लौटना कितना हेल्थ फ्रेंडली होगा? बहुत अच्छा सवाल है, नाम तो नहीं आ रहा इनका, बट मैं जरूर चाहूंगा कि कुणाल जी इस सवाल का जवाब दें। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इम्पोर्टेंट है। असल में सच तो ये है कि बहुत सारे हर्बल प्रोडक्ट्स का जो मार्केटिंग करते हैं वो हर्बल होते नहीं है, क्योंकि इस बारे में इंडिया में रेगुलेशन नहीं है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट। हाँ, थोड़ा बहुत है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। वेस्ट में आगे आ रहा है। तो मेरे ख्याल से हम लोग भी ये गलती क्या करते हैं कि हम लोग लेबल नहीं पढ़ते या कोशिश नहीं करते जानने का कि उसमें है क्या। तो जैसे कृष्णा से कुछ दिन पहले बात हुई थी इस प्रोग्राम के बारे में, तो मेंशन किया था कि अगर आप लेबल पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि वो कह रहे हैं इसमें लेट्स से आंवला है या फिर कुछ नींबू है, वो भले ही कुछ ड्रॉप्स में होगा लेकिन ज्यादातर आपका कुछ और ही होता है। तो गवर्नमेंट का रेगुलेशन आने में बहुत टाइम लगता है इन सब चीजों के बारे में। कंज्यूमर का अवेयरनेस ज्यादा जरूरी है। अगर कंज्यूमर अवेयर हो जाता है इस बारे में, अगर आप समझने लग जाएं कि भाई क्या डाला है, उसका पर्पस क्या है और क्या क्या सही है वो गलत है, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। और आगे जाकर वो कंपनी को भी समझ में आ जाएगा कि कंज्यूमर उसका सामान बिक नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से रेगुलेशन आने में टाइम लगेगा इंडिया में, क्योंकि होता क्या है कि इंडस्ट्री की लॉबी बहुत स्ट्रांग होती है, उनकी पकड़ होती है गवर्नमेंट्स पे। तो कंज्यूमर अवेयरनेस बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये भी बोलूंगा कि हर केमिकल खराब नहीं होता। जैसे केमिकल तो भाई एक बस एक नाम है कि भाई ये फैक्ट्री में बना है, लेकिन जैसे दवाइयां भी केमिकल है, आपके न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स भी फैक्ट्री में बन रहे हैं, तो सब कुछ खराब नहीं होता आपके लिए। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है कि क्या खराब है क्या नहीं है और किस पर्पज के लिए। जो जो सामान आपको बाहर यूज करना है, अगर आप स्किन पे लगा लें या बॉडी में चला जाए, इंजेक्शन हो जाए, तो वो खराब हो जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कंज्यूमर अवेयरनेस, पढ़ाई, साइंस को समझना और लेबल पढ़ के समझना, और मार्केटिंग क्लेम क्या है और सच क्या है उसके पीछे उसको समझना। तो वो सबसे जरूरी है। तो एक बार वो समझ में आ जाए तो शायद फिर हाँ, उसका मिसयूज कम हो सकता है। लेकिन ये प्रॉब्लम छोटी नहीं है, प्रॉब्लम दुनिया भर में है, सिर्फ इंडिया में ही नहीं है। और इस बारे में काफी डिस्कशन होता है और ये आसान मुद्दा नहीं है इसको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो सच तो यही है। तो शायद ये सवाल मुन्ना जी का था और काफी रेलिवेंट था सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल था। तो मुन्ना जी, जिस कुणाल जी ने इसका जवाब दिया कि भाई आपके लेवल में ही आपके प्रश्नों का उत्तर है। अगर हम लेबल को सही ढंग से पढ़े तो उसके परसेंटेज, उसके इंग्रेडिएंट्स सब कुछ लिखे होते हैं, हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे बड़ी बात इन्होंने कहा अवेयरनेस की, तो हमें अवेयर होना चाहिए। अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं तो जरूर हमें उसके लेबल, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानना चाहिए और हमें इससे समझ में आएगा कि ये प्रोडक्ट कितना हर्बल है या कितना केमिकल युक्त है। बहुत ही बढ़िया बच्चू राम जी, मैं आपकी फीलिंग को समझ सकता हूँ। आपके भी 3 बच्चे हैं जो बाहर रहते हैं और बच्चू जी का शुरू से लगातार जुड़े रहना इस कार्यक्रम के दौरान मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गुड जॉब कृष्णा मुरारी प्रसाद जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी कोशिश जरूर रंग लाएगी, बिल्कुल रंग लाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। शशिकांत जी लिख रहे हैं हर्बल प्रोडक्ट्स के यूज से पहले अवेयरनेस का होना जरूरी है। सही जानकारी दी कुणाल जी, बिल्कुल सही कहा आपने शशिकांत जी, और इसके बारे में हम लोग बात कर भी रहे थे। बहुत बहुत बधाई आप सबको। बहुत अच्छा लगा दोनों गेस्ट को सुनकर, और कृष्णा जी और इसका जी आप दोनों की भी बधाई। थैंक यू मोनिका जी, आप हमारे प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, हमारे प्रोग्राम को देख रहे हैं, इतने सारे दर्शक जुड़े हुए हैं। मैं बहुत ही शुक्रिया और आभार प्रकट करना चाहता हूं हम अपने तमाम दर्शकों के लिए भी, जो हमसे लगभग पीछे 1-1.25 घंटे से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समयाभाव के कारण हम इस प्रोग्राम को अब कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, हम ऑलरेडी डिले हो चुके हैं। तो एक क्लोजिंग जो कमेंट है वो हम रिस्का जी से लेंगे और फिर हम अपने गेस्ट से विदा लेंगे और प्रोग्राम का समापन करेंगे। कुणाल जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपने केमिकल से भी रिलेटेड काफी सारे इंफॉर्मेशन शेयर किया। मुझे लगता है कि वो दर्शकों के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगा। और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस सेशन के एंड तक बने रहने के लिए। समय के अभाव की वजह से इस सेशन को यहीं देना होगा पूर्ण विराम। हम हाजिर होंगे फिर अगले रविवार को ठीक 12 बजे कुछ और अनोखे हस्ती के साथ, सिर्फ और सिर्फ ग्लोबल माहौरी संवाद पर। Thank you so much everyone. Thank you so much Kunal थैंक यू। ji.
और जाते जाते मैं एक लाइन पढ़ना चाहूंगा कुणाल जी के लिए कि कहते हैं ना कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। तो इसी शब्दों के साथ मैं इस प्रोग्राम से विदाई लेना चाहूंगा। दर्शकों, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुणाल जी और स्वीटी जी का तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने इस प्रोग्राम के आमंत्रण को स्वीकार किया और अपना बहुमूल्य समय दिया। थैंक यू सो मच ऑडियंस, थैंक यू सो मच कुणाल जी, थैंक यू स्वीटी जी, थैंक यू ऋषिका जी। ऋषिका जी हमारी यंग टैलेंटेड एंकर हैं जो काफी अच्छा एंकरिंग करती हैं, तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आभार है कृष्णा जी।